टाइम था अगस्त 1990। वीपी सिंह सरकार ने अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए यह अनाउंस किया कि हम 10 साल पुरानी मंडल कमीशन की डेड रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का कोटा प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद आ गया भूचाल, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में प्रोटेस्ट राइज होने लग गए कि इससे पूरा जो मेरिट है उसका लॉजिक ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मुद्दा यहां पर रुकता नहीं है। इस एक इंसिडेंट के बाद आप ये देखते हो कि कितना ज्यादा कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, कितना कास्ट को पॉलिटिशियंस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और आज तक ये सिलसिला कभी रुका नहीं। रिजर्वेशन का ओरिजिनल लॉजिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था? हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्पनसेट करना है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें कोटा प्रोवाइड करना है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, जब ये पूरा लॉजिक ही पलट गया। और ऐसा ही कुछ आप आज भी देखते हो, चाहे गुज्जर हो, जाट हो, मराठास हो, हर कोई रिजर्वेशन डिमांड करता है कि हमें भी एससी क्राइटेरिया दो, ओबीसीज में लाओ। और ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है। लिंगायत कर्नाटका की वन ऑफ द फॉरवर्ड कास्टर्स में से मानी जाती है। हालांकि ये कंप्लीटली अपर कास्ट नहीं है, इसीलिए इनको ओबीसी में जगह दी गई है। लेकिन इन्हीं में से एक कम्युनिटी है पंचमसाली कम्युनिटी, जो इनकी एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, और ये आज के टाइम पीरियड में प्रोटेस्ट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बैकग्राउंड को देखेंगे, न्यूज को समझेंगे, क्या एग्जैक्टली पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, थोड़ा बहुत इनिशियली ये देखेंगे। उसके बाद हम डिबेट को ब्रॉड करेंगे ओबीसीज के रिजर्वेशन की तरफ, कि क्या एग्जैक्टली हिस्टोरिकल बेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टिकुलरली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है, जितने कंफ्यूजन है आर्टिकल 15 और 16 के, उसको क्लियर करेंगे। साथ साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हुए हैं और प्रेजेंट में क्या इश्यूज हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मैं हूं वीना सावतानी। और आप साथ साथ ये चेकआउट भी कर सकते हो कि अनअकैडमी आप सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन भी उतर चुका है। हम करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है, और साथ साथ प्रयागराज में भी है। करोल बाग में इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम की बेसिक फाउंडेशन की क्लास चलती है, जिसके साथ साथ आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की क्लासेस, ऐसे के लिए गाइडेंस, ये सारी चीजें एक ही मॉड्यूल में यहाँ पर अवेलेबल है। और सेम ये मॉड्यूल हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है विथ अ हेवी डिस्काउंट, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगा जैसे ये बैच स्टार्ट होगी। तो आप इसके बारे में भी इंक्वायरी ले सकते हो। और साथ साथ प्रयागराज के सेंटर में भी दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्लासेस चलने वाली है। इसमें भी आप देख सकते हो अलग अलग हमारे रेप्यूटेड टीचर्स हैं, और इसकी बैच भी जल्द ही अगस्त इनिशियल में स्टार्ट हो जाएगी। इन तीनों बैचेस की इंक्वायरी के लिए जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइडेड है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो और ज्यादा इंक्वायरी लेने के लिए। और साथ साथ आप यहां देख भी सकते हो कितने सारे फीचर्स, जितने फीचर्स मैंने बोले उससे ज्यादा ही अवेलेबल है इन बैचेस में। और वैसे भी अगर आपको फ्री में भी कंटेंट चाहिए तो अनअकैडमी ऐप है, नीचे लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप इंस्टॉल करने का भी लिंक है, तो आप वहां से भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्टली, हु आर दीज पंचमसाली कम्युनिटीज? ये लिंगायत का हिस्सा है। लिंगायत शायद आपने हिस्ट्री पढ़ते टाइम भक्ति मूवमेंट के टाइम पे पढ़ा। देखो, सोसाइटी अपने आप को सुधारती है तो भक्ति मूवमेंट आता है कि हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ भक्ति या डिवोशन चाहिए मोक्षा को अचीव करने के लिए। और लिंगायत इसमें लेड बाय बासवन्ना एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। ये शिव के डिवोटीज होते हैं और अपने गले में एक लिंग को पहनते हैं, और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल यकीन नहीं करते। इनफैक्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जैसे विडो रीमैरिज की तरफ भी आपको ले जाते हैं। और इन्हीं का एक पार्ट है पंचमसाली, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं। आज तक ये एग्रीकल्चर मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं। अब भारत के एग्रीकल्चर की स्थिति तो आपको पता ही है कि कितना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और कितना एग्रीकल्चर से कोई कम्युनिटी डेवलप कर पाएगी, तो यही इनका भी हाल है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहां देखिए, जब यहां पर ओबीसीज का रिजर्वेशन डिक्लेयर होता है वीपी सिंह गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बाद नरसिम्हा राव इस पर कुछ एक्शंस लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यहां पर आता है, मंडल कमीशन केस, जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। ये सारी डेवलपमेंट्स हम देखेंगे। लेकिन 1990s तक फिर कर्नाटका की सरकार ओबीसीज में सब कैटेगराइजेशन कर लेती है, ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी
पूरे ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा ना उठा पाए। दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए रोहिणी कमीशन को भी सेटअप किया, जिसके आगे के एजेंडाज और इसकी डिटेल्स के बारे में आगे और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते स्टे ट्यून्ड। बट अभी कर्नाटका के बारे में अगर आप देखो तो इनका ये जो सब कैटेगराइजेशन है उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन था कि कैटेगरी 1 जो है उसको 4% का क्राइटेरिया मिलना है, कैटेगरी 2A जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 15% का क्राइटेरिया मिलना है, इसमें कुछ मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ कैटेगरी 2B में इन्होंने कहा कि 4% का क्राइटेरिया देंगे, ठीक है, और कैटेगरी 2C में वोक्कालिगास और लिंगायत, और फिर कैटेगरी 3A या 3B में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस थे। अब यहाँ ये बात आती है कि पिछले साल बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि हम ये जो कैटेगरी 2B है ना इसको कंप्लीटली हटा देंगे, इसमें नील कर देंगे, और इसके जो 2-2% के क्राइटेरियाज है ये और वोक्कालिगास और लिंगायत में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन यहां पर भी लिंगायत की डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है, स्पेशली पंचमसली कम्युनिटी की। ये बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये 15% वाली कैटेगरी में आने दो। क्या करोगे, हमें 2% एक्स्ट्रा देकर अगर हम 15% में आ जाते हैं तो हमारे लिए 15% का कोटा का स्पेस खुला है, मतलब हमें ज्यादा कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब्स में, एग्जाम्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो हमें तो ये 15% ही चाहिए। और आज भी ये इसी डिमांड पर लगे हुए। इनफैक्ट बीजेपी का ये जो स्टेप था उससे इन्हें पॉलिटिकली ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, और उसके बाद फिर कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस इसको नानुकुर करने की कोशिश करती है क्योंकि इस स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था अपने एक जजमेंट में। तो अभी भी ये मुद्दा चल रहा है और अभी भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। बट आप ये देखो इस डिमांड की वजह से ये इतनी परसिस्टिंग डिमांड है कि इसको फुलफिल करने में डिफिकल्टीज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक कम्युनिटी का कोटा बढ़ाते हो तो दूसरी कम्युनिटीज का कोटा आपको खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको ओवर रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो किसी और का तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा। साथ साथ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी है, आप देख ही सकते हो बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, फिर कांग्रेस यहाँ पर कुछ कुछ नानुकुर कर रही है, कुछ कुछ यहाँ पर स्टेप्स ला रही है। तो इसके जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो भी एक स्टेट के लिए बहुत हैवी पड़ सकते हैं। इनफैक्ट जस्ट कुछ दिन पहले कर्नाटका सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसमें इन्होंने कन्नडिगास को रिजर्वेशन देने का ऑलमोस्ट एक स्टेप उठा लिया। कैसे उठा लिया भैया, इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट की पोस्ट है बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की, उनमें या तो कन्नड़ा स्पीकिंग लोग होंगे जिन्होंने स्कूल टाइम पर कन्नड़ा पढ़ी होगी, या तो इनको कन्नड़ा का प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक देना पड़ेगा, अदरवाइज ये इस जॉब में एम्प्लॉय नहीं हो सकते। मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब आप समझ लो इसकी वजह से स्टेट में इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या होंगे। बार बार ये स्टेट आज के टाइम पीरियड में रिजर्वेशन की तरफ से न्यूज में आ रहा है। बट ठीक है, ये तो हुआ करंट का प्रोविजन, लेकिन अब चलिए चलते हैं बेसिक्स की तरफ, दैट रिजर्वेशन आखिर है क्या। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है रिजर्वेशन की कि ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है सीट्स में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेचर्स में, इवन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। और ये ऐसा करता है अफर्मेटिव एक्शन के चलते, ये आपको अफर्मेटिव एक्शन के चलते यहाँ पर ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने करने की कोशिश की थी कि हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, फिर दलित्स को भी देने की कोशिश की, लेकिन फिर गांधी जी अड़ गए, तो गांधी जी अम्बेडकर ने पैक्ट कर लिया कि हाँ जी इनको रिजर्वेशन देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसी को नहीं मिलेगा आजाद भारत में। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा बना तब हमने डिसाइड किया कि हाँ हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। अब इसका एम तो आप समझ गए होंगे, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है। जो भी कम्युनिटीज जिनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इनको एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर शेयर प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से इनका एडवांसमेंट हो सके। स्पेशली आप देखो अलग अलग बैकवर्ड सेक्शंस हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर्टी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर, ना ही इनके पास दूसरे एसेट्स थे, ना एजुकेशन थी। तो इनको जब आप ऐसा रिजर्वेशन और सीट्स प्रोवाइड करते हो तो इनका डेवलपमेंट होता है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है, और इसकी वजह से इनके पास एसेट की ओनरशिप आती है और ये एज अ ग्रुप एडवांस करते हैं। फिर जो सोसाइटी के मिथ्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे ही है, ये इस टाइप का प्रोफेशन करते हैं, वो फाइनली ब्रेक होगा। और जो प्रोफेशन पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वो फाइनली हटने लगते हैं कि हर टाइप की कास्ट के लोग हर टाइप का जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ अभी आप जानते ही हो हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 10% क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया है आर्टिकल्स 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 के अंदर,
तो इससे भी इंडिविजुअल्स को हेल्प होती है आगे एडवांसमेंट करने में। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया ये दिखा रहा है कि कैसे हमारी रिजर्वेशन को लेकर जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो चेंज हो रही है। उसके बावजूद प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहे, प्रोटेस्ट कंटिन्यूइंग है। ऑफ कोर्स उनका पॉलिटिकल लॉजिक है और प्रोटेस्ट शायद कभी खत्म नहीं हो सकते, तो इसका सोल्यूशन हमें दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। बट चलिए हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा, कि आखिर हिस्ट्री क्या है इस ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले बैकवर्ड क्लास टर्म मद्रास प्रेसिडेंसी ने यूज किया था, इनफैक्ट 1870s के टाइम पर। इन्होंने कुछ कम्युनिटीज को कंबाइन कर दिया था। मद्रास में जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ अपर क्राइटेरियाज में जो अपर एक्लेंस है, यहाँ पर ब्राह्मण्स थे और बाकी पूरी कम्युनिटीज जितनी भी थी, चाहे अनटचेबल्स हो, शूद्रास हो, सारे के सारे बैकवर्ड थे। इसलिए मद्रास ने इन सबको कंबाइन करके बैकवर्ड क्लासेस नाम का एक प्रोविजन दिया और इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की। बाद में कुछ छुटपुट चीजें चलती रहती है। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आजाद होता है, तब हम एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन के लिए कुछ प्रोविजंस लाते हैं, कुछ प्रावधान लाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 330 लाते हैं, 342 लाते हैं, 341 लाते हैं, 342 लाते हैं। तो इस टाइप के प्रोविजन से हम एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। हालांकि इनके एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन के लिए भी एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को लेकर आता है, वो था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले जो हमने संवैधानिक संशोधन किया वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को लेकर आता है, जिसमें कहा गया है कि हम किसी भी बैकवर्ड सेक्शन के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, जैसे कि एससीज या एसटीज, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन देख लो आप, बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है पर्टिकुलरली। लेकिन फिर 1950s में हम एक कमीशन सेटअप करते हैं, जिसे फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, और इसका नाम होता है वैसे काका कालेकर कमीशन। ये कुछ खास रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं साइड करती जाती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चलता जाता है। फिर आपको पता ही है, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इमरजेंसी लगाती है, और फिर जनता गवर्नमेंट आती है 1970s में। अब लेट 1970s में ये आते ही एक और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप करते हैं। वो होता है फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर के अंदर, बीपी मंडल के अंदर। और ये बीपी मंडल आकर पूरा जो पेंडोरास बॉक्स है उसको ओपन कर देते हैं। बीपी मंडल क्या करेंगे? बीपी मंडल यहां पर ये बोलेंगे कि हमारी जो ओबीसीज की जनसंख्या है ना भाई साहब, वो 52% है, और क्योंकि ये 52% है तो इनको 27% का आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए। और साथ साथ ये ऐसी और रिकमेंडेशंस दे देते हैं, जैसे कि सब कैटेगराइजेशन बोल देते हैं कि ये जो ओबीसीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनमें भी आप सब कैटेगराइजेशन करो, हाई इनकम ग्रुप्स में और लोअर इनकम ग्रुप्स में। और साथ साथ ये क्रीमी लेयर की बात कर देते हैं कि जो मलाई काट रहा है, जो ज्यादा इनकम वाला इंसान है ओबीसीज में, जिसके पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जिसके पेरेंट्स कोई ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं, इन सबको मलाई मारने वाले लोग कहो और इनको आप क्रीमी लेयर के चलते एक्सक्लूड कर दो। बाकी जितने नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, इनको ओबीसीज में ले आओ और इनको 27% आप कोटा प्रदान कर दो। लेकिन उस टाइम पीरियड के टाइम पर आपको पता ही है, जनता गवर्नमेंट ज्यादा चली नहीं, तो दैट इज व्हाई ये प्रोविजन कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया हमने। यहाँ इस पर इतना ध्यान नहीं गया, इंदिरा गांधी का भी, राजीव गांधी का भी। फिर 1989-90 में जब वीपी सिंह की सरकार ऑफ कोर्स डूबते हुए जहाज की तरह डूब रही थी, उस टाइम पीरियड पर इन्होंने सोई हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जगाया और फिर देश के सामने अनाउंस कर दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं, और फिर इनकी सरकार गिर गई। अब आप बताओ, जब एक पॉलिटिशियन अनाउंस कर देगा कि हम ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, तो सारे पॉलिटिशियंस पर प्रेशर आने लग जाएगा। और यहां भी कुछ ऐसे हुआ। इसके लिए आप देखो, धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन की बात करता था, ये अब धीरे धीरे और ज्यादा प्रेशर में आने लगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में एनीवेज हम यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में और पोस्टेज में प्रोवाइड करने के लिए बात करते हैं। तो अब ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो भी धीरे धीरे आप देखो तो चेंज होता जाता है। अब यहां जब ऐसा होगा तो नरसिम्हा राव सरकार आएगी। नरसिम्हा राव सरकार बोलेगी कि ठीक है, हम आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं ओबीसीज को, लेकिन यहां पर ये एक और चीज रखते हैं कि इसके साथ साथ जो बेचारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी का आदमी है लेकिन गरीब है, वो
उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, हालांकि वो गरीब है, वो भी पिछड़ा है इस वजह से, क्योंकि गरीब है तो एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो इसको भी हम 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से फिर ये केस दैट्स वाई इस प्रोविजन की वजह से जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 के केस में। बाय द वे, इसके पहले एक मद्रास वाला केस आता है जहां पर मिसेस चंपकम दोराईराजन, एक ब्राह्मण वुमेन, 1951 में ही चली जाती है तमिलनाडु के रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कि देखिए तमिलनाडु रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। उसी के बाद इनफैक्ट जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो आता है कि हाँ जी एससीज और एसटीज को आरक्षण प्रदान कीजिए। अब जब इंदिरा साहनी या मंडल केस आता है तब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही भारी कुछ सवाल आते हैं, जैसे ओबीसीज, अब इनको 27% जब आप क्राइटेरिया दोगे तो ये टोटल रिजर्वेशन 50% के करीब पहुंच जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पहले के एक जजमेंट में MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 के एक जजमेंट में बोल रखा था कि भाई साहब कभी भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 50% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात को डिनाई करते हुए दिखाई देगी। सेकेंड इज, यहां पर यह सवाल आता है कि क्या हम ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रिजर्वेशन क्योंकि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, तो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बना कर दिया। लेकिन ये जरूर कहा कि जो क्रीमी लेयर की बात चल रही है ना, बिल्कुल उसको अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जो अमीर है ओबीसीज में उनको वाकई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। चलो एससी एसटीज का तो आपने मान लिया हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, कोई आईएएस का बेटा है उसको भी आज के टाइम पीरियड में अगर एससी है तो आईएएस का बेटा भी रिजर्वेशन लेकर आईएएस बन जाता है, बट ओबीसीज में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया मंडल कमीशन केस ने 1990 से बोल रखा है। अब इसके बाद यहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर जानना है कि कौन क्रीमी लेयर में है कौन नहीं है, साथ साथ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पर फिर कंप्लेंट्स बहुत आएंगी, ग्रीवेंसेस बहुत आएंगे, तो इनको एड्रेस करने के लिए एक कमीशन सेटअप होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेटअप हुआ, पर एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा कमीशन आप सेटअप कर दो। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ साल बाद रामनंदन कमीशन बना दिया, यही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दो और प्रोविजंस थे सुप्रीम कोर्ट के मंडल केस में। एक था कि प्रमोशंस में, क्या जो प्रमोशन से रिजर्वेशन जिसको मिलता है, जिसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है, क्या वो सीनियर होना चाहिए एक ऐसे पर्सन से जिसको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, क्या ये बात है? एंड सेकेंडली, क्या कैरी फॉरवर्ड रूल यहां पर अप्लाई होना चाहिए? तो इतनी सारी बातें मंडल केस ने कह दी। लेकिन ये तो वैसे अलग है, एससीज एसटीज से रिलेटेड है डिबेट, बट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ ओबीसीज के लिए इन्होंने एक पटकथा बना दी इस केस ने कि रिजर्वेशन होगा, हालांकि क्रीमी लेयर के ऊपर वाले जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और तीसरा एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन के हिसाब से वर्क करेगा। अब ठीक है, जो कोर्ट, जो गवर्नमेंट है वो इसको चलाएगी, आराम से फॉलो करेगी, लेकिन जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा अब ये बोलेगा कि हमें भी भाई साहब ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन दो। धीरे धीरे गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे प्रोविजंस लेकर आएगी, जैसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके हिसाब से ये यही ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ना, इसको ये आईआईटीज को भी दे देते हैं कि आईआईटीज में भी दो और आईआईएम्स में भी दो। तो यहाँ पर इस लेवल तक की बात चलने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे हर जगह पर आईआईटीज आईआईएम्स में भी ओबीसीज को रिजर्वेशन मिल जाता है, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% का स्पेस बच जाता है। और क्योंकि कैरी फॉरवर्ड रूल सरकार ने नहीं माना, सरकार जो भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, मान लो 50% रिजर्वेशन था, उसमें से 25 ही यहाँ पर सीट्स भरी, तो बाकी 25% को सरकार कैरी फॉरवर्ड करती है। तो अगले साल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया और कम बचता है। इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं और लोगों की नाराजगी और बढ़ती जाती है। उसके बाद आप जानते ही हो कि इसको टैकल करने के लिए फिर सरकार 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती है कि कोई बात नहीं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन डिबेट इससे खत्म नहीं होगी ना। आप देखिए कर्नाटका में सब कैटेगराइजेशन है, उसके बावजूद डिमांड्स आ रही हैं। क्या सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऐसा कोई सब कैटेगराइजेशन है? नहीं है, और इसलिए
फिर आप देखते हो 2017 के आसपास हम यहाँ पर ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन के लिए एक रोहिणी कमीशन को सेटअप करते हैं कि भाई साहब एक कमीशन बनाओ जो यहाँ पर रेकमेंड करेगी। क्या इससे अभी तक कुछ सब्सटैंशियल अचीव हो पाया है? नहीं हो पाया है। ये कमीशन तो सेटअप हो गया, इसने ये भी बता दिया कि हाँ रिजर्वेशन के बेनिफिट में डिस्पैरिटीज है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। तो एक ये है कि सब कैटेगराइजेशन करो, लेकिन आप कर्नाटका के केस से देख पा रहे हो कि सब कैटेगराइजेशन से भी मुद्दा प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। ये दो लिस्ट होती हैं, एक सेंटर की लिस्ट होती है ओबीसीज के केस में और एक स्टेट की लिस्ट होती है ओबीसीज के केस में। ठीक है, ये दोनों अपनी जगह पर चलती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनली एक ऐसी पोजीशन लानी होगी जहां पर लोग रिजर्वेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लड़ाई ही करना बंद कर दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दलित कैपिटलिज्म, एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना जिसकी वजह से आप देखोगे कि जॉब्स प्रमोट हो और ये सेक्शन ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पर, गवर्नमेंट एजुकेशनल सीट्स पर रिलाय करना ही बंद कर दें। अगर आप इकोनॉमी में एक ऐसा लेवल ऑफ डेवलपमेंट ले आते हो जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाए, भारत सरकार इसको मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपरली बूस्ट कर पाए। जो अभी हमारी स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हुई, चाहे मेक इन इंडिया हो, अगर इसको आप प्रॉपरली बूस्ट कर पाते हो तब आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ज्यादा पीछे हट रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से आप रिजर्वेशन में एक प्रोमिनेंट चेंज देखोगे। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या हमें रिजर्वेशन को और ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहना चाहिए? क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जस्टिफाइड था? क्या ओबीसीज में सब कैटेगराइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए या फिर सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए? जरूर बताइए कमेंट बॉक्सेस में और जुड़े रहिए। थैंक यू।